तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम प्रभात द्विवेदी है और आज आपके सामने, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करा था, तो आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का जो आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका वन शॉट लेके आए हुए हैं। और इस वन शॉट को करने के बाद बस आपको अपने नोट्स को लेके बैठ जाना है, साथ साथ रिवीजन करते चलना है। जो नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे उनको साथ साथ आपको टैकल करना है। इस तरीके से आप कंप्लीट चैप्टर को एक ही प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे और आगे इस तरीके हम बहुत सारी सीरीज लाने वाले हैं। साथ में जब लाइव सेशन लाएंगे तो वहां पर हम एमसीक्यू बेस आपके जो प्रैक्टिस है वो भी करेंगे। तो इसका जो भी आपका डर है, जो भूत है, उसे खत्म करिए। और हाफ ईयरली की जस्ट बाद, जिन बच्चों का अभी हाफ ईयरली चल रहा है थोड़ा वहां फोकस कर लो, जिनका खत्म हो चुका है तो इसको देखना शुरू कर दो और साथ साथ में अपने नोट्स को रिवाइज करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, ये काम शुरू कर दो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर। चैप्टर का नाम होगा हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और आपको पता होगा ऑलरेडी, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बट मैं इस चीज को एक जगह पर समराइज करने के लिए आया हुआ हूं। आपको पता होगा कि रिसोर्स क्या होता है। देखिए बच्चों, रिसोर्स क्या होता है, जो आपकी नीड को फुलफिल करे, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। कुछ भी चीज जो आपकी नीड को फुलफिल करेगा वो रिसोर्स होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो फॉर एग्जांपल ये हमारे हाथ में पेन है, ये क्या है, एक रिसोर्स हो गया, या कैमरा रिसोर्स हो गया। आपके पास जो कॉपी है, जो आपके पास नोटबुक है, जो आपके पास बाकी इंस्ट्रूमेंट चीजें हैं, वो सब क्या होंगी, रिसोर्स। आपकी जो पानी की बोतल है, जो आपका स्कूल बैग है, वो सब क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि वो आपकी नीड को फुलफिल करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर हम आगे बात करेंगे, बट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि रिसोर्स वो होगा जिसके अंदर तीन क्वालिटी होंगी। एक आपका टेक्नोलॉजिकली एक्सेस होना चाहिए, मतलब ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल आपके घर में कभी तेल का कुआं मिलता है, 2 मिनट का समझ लेते हैं, और उसमें ऐसा हो कि उस तेल को निकालने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी ही ना हो। तो अगर टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होगा तो वो रिसोर्स आपके किसी भी काम का नहीं होगा। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा भी ना हो कि आपने जो पेट्रोल घर से निकाला, मान लेते मशीन मिल गया और आपने पेट्रोल निकाला, तो वो पेट्रोल आपको 500 रुपये लीटर मिल रहा है या 1000 रुपये लीटर मिल रहा है, तो जब मार्केट में 100 का ऑलरेडी मिल रहा है तो आपको कोई खरीदेगा नहीं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, आपके पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों, तभी आपके लिए वो रिसोर्स कामगार हो सकता है। और तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। आप सुनिए इसकी कहानी क्या है। फॉर एग्जांपल, वो पेट्रोल आपने निकाला और आपने अपने दोस्त को दिया, लेकिन दोस्त ने जलन के मारे बोल दिया कि ये पेट्रोल अगर आप अपनी गाड़ी में डालोगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, कभी भी स्टार्ट नहीं होगी, किक मार मार के खत्म हो जाओगे लेकिन कभी स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट मीन्स लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो तीन के तीनों पैरामीटर पे अगर कोई चीज फुलफिल कर रही है तभी वो रिसोर्स होगा, अदरवाइज वो रिसोर्स नहीं होगा। ये कहानियां तो समझा गई। तो रिसोर्स की डेफिनेशन आपको यही लिखना है, बट साथ में आपको 3 पॉइंट जरूर ऐड करना है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेस, कल्चरली एक्सेप्टेबल और आपका इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, उसी को हम रिसोर्स बोलेंगे। बट आगे इसके बाद आगे पॉइंट क्या है कि जो भी रिसोर्स होता है बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, उसे क्या बोलता है, इंटरडिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं उसको, इंटरडिपेंडेंसी। अब ये क्या होता है, अगर मान लीजिए रिसोर्स आपको निकालना हो तो उसके लिए ह्यूमन और आपका नेचर और आपका टेक्नोलॉजी, तीनों का मिला जुला समावेश होना चाहिए। इंसान अकेले कुछ कर नहीं सकता अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, और अगर टेक्नोलॉजी भी है, नेचर में कुछ है नहीं, नेचर पूरी सूखी पड़ी हुई है, वीरान पड़ी हुई है, तो वहाँ भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब तक तीनों फैक्टर साथ में नहीं जुड़ेंगे, ह्यूमन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और आपका इसके अलावा आपकी नेचर हो गया, तभी वो कामगार हो सकता है, तभी वो रिसोर्स आपके काम में आएगा। और इसी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंसी बोलते हैं। नाउ आगे बात करेंगे, इसमें क्या देखो यहाँ पर लिखा है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके से तीनों के तीनों के समावेश से ही चीजें आगे बढ़ पाएंगी। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या हो, सिंपल सी बात है कि तीनों को मिलकर काम करना है। जब तीनों मिलकर काम करेंगे तभी चीजें बन पाएंगी। नाउ अब आइए आगे बात करते हैं। अब समझिए रिसोर्स के टाइप कितने टाइप के होते हैं। रिसोर्स बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ टाइप हमारे सामने है। पहला होता है ओरिजिन के बिहाफ में। फॉर एग्जांपल, ओरिजिन के बिहाफ में जो चीज पहले ग्रो करती है या बाद में, उसे क्या बोलते हैं, उसमें 2 हो जाएगा, बायोटिक और अबायोटिक। इसके बाद आ जाएगा अगला एग्जॉस्टिबिलिटी के बिहाफ में, कौन सी चीजें पहले एग्जॉस्ट हो रही है, कौन सी चीजें पहले खत्म हो रही है, उसमें आएगा 2, एक आपका रिन्यूएबल, दूसरा आपका नॉन रिन्यूएबल। क्या होता है मैं अभी फटाफट बता दूंगा। हाँ, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाएगा आपका ओनरशिप के बिहाफ में। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, इंडिविजुअल यानी खुद का, कम्युनिटी यानी कि पूरे समाज का, नेशनल देश का, और इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड का।
तो इसे क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा ओनरशिप के बिहाफ में। इसके बाद आएगा आपका डेवलपमेंट के बिहाफ में, पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक और रिजर्व। ये सब हम आगे देखने वाले हैं, 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट भी है। और इसके अलावा नेचर के बिहाफ में, ये आपके क्लास 8th में था, बट बस आपको खाली इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली आपको इसको रीडिंग देख लेना है कि हाँ नेचर कभी आ गया कि नेचुरल रिसोर्स क्या क्या होते हैं, या ह्यूमन या मैन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, तो आपको बस पता होना चाहिए। और आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक बार सवाल 1 मार्क्स का आ गया था और उसका नाम क्या था, यूबिक्विटस। ठीक है, तो यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है उसको एक बार देख लेंगे, और इसके अलावा लोकलाइज्ड। तो इस तरीके से चीज़ों को समझ लेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैंने इसको लेकर के मैं आया हुआ हूँ। नाउ आइए अब आगे बात करते हैं, बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब देखिए बच्चों, ओरिजिन में दो होता है, आपको पता होगा, बायोटिक और दूसरा क्या होता है, अबायोटिक। देखो बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। तो जिस चीज के अंदर लाइफ होगी वो क्या हो जाएगा, बायोटिक रिसोर्स, जिसमें लाइफ नहीं होगी वो क्या हो जाएगा, अबायोटिक रिसोर्स। इसके क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन और प्लांट, ये क्या हो जाएंगे, बायोटिक रिसोर्स। और अबायोटिक जिसमें सांस नहीं आती है, जिसमें लाइफ नहीं होती है। अब ये मत बोलना कि सर एसी चल रही है हमारी, वो हवा फेंक रही है तो उसमें सांस होगी, उसमें एनर्जी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको देने के लिए एक एक्सटर्नल आउटपुट दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी वो चल पा रही है। ठीक है, तो उसमें लाइफ नहीं है, तो मेटल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये क्या हो जाएंगे, अबायोटिक रिसोर्स। इसमें आपको याद कर रखने एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, ना आगे आ जाओ नेचर के भी यहाँ पे। अब नेचर में जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखो नेचुरल रिसोर्स जो आपकी धरती से मिला हुआ है वो सब नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स जो हम लोग ह्यूमन से, वो सब क्या हो जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या हो जाएगा, जिनको हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये डिजिटल बोर्ड हो गया, ये पेन हो गया, मोबाइल हो गया, वॉच हो गया, कुछ भी, बॉटल हो गया, सब क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स, और सॉरी ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाएगा। नाउ अब आज आगे बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी, कौन सी चीज लंबे टाइम तक रहेगी, उसे क्या बोलते हैं, ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। और उसमें वो होते हैं आपके दो टाइप के। पहला क्या होता है पहला क्या होता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा क्या आपका होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, देखो उसमें वर्ड पकड़ेंगे ना, रिन्यूएबल मतलब हो जाएगा रीन्यूएबल। क्या हो जाएगा, रीन्यूएबल, यानी कि उसके अंदर वो एबिलिटी है कि अपने आप को रिन्यू कर सकता है, उसे क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। और अगर आपने इसको थोड़ा टाइम दे दिया तो अपने आप को दोबारा से वो फिर से क्या करेगा, अपने स्टॉक को भर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपका वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, सोलर एनर्जी हो जाएगा, या फॉरेस्ट हो जाएगा। जंगल काटते हैं, बट अगर जंगल काटना बंद कर देंगे तो एक टाइम के बाद देखेंगे कुछ साल के बाद फिर से जंगल आ जाता है। ठीक है, वाटर गंदा रहता है, लेकिन वाटर अगर आपने कुछ टाइम के लिए रख दिया तो क्या हो जाएगा, दोबारा से पानी साफ हो जाता है। ये हो जाएगा आपका क्या, रिन्यूएबल रिसोर्स। अब बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब ऐसी चीजें जो कभी भी दोबारा से अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकती, एक बार खत्म हो गई तो खत्म हो गई। अच्छा आप कमेंट करिए, मुझे बताइए कि इंसान, हम लोग, या जब मैं मान लूँ कि मेरा नाम प्रभात द्विवेदी है, मानना क्या मेरा नाम प्रभात द्विवेदी है ही है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। यानी कि क्या अगर आपने कुछ टाइम प्रभात द्विवेदी को रख दिया तो क्या प्रभात द्विवेदी की फोटो में बन जाएगी, नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हो जाएगा जो ह्यूमन होता है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। कभी एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। कोल हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो खत्म हो गया तो खत्म हो गया, दोबारा से ये अपने आप को फिर से स्टॉक को फिलफिल नहीं कर पाएगा ना। आगे बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बिहाफ में जो रिसोर्स होते हैं वो आपके चार होते हैं। कौन कौन से आपके, एक आपका इंडिविजुअल, दूसरा आपका कम्युनिटी, तीसरा आपका नेशनल, तीसरा चौथा आपका इंटरनेशनल होता है। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, अगर आपके खुद का रिसोर्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका इंडिविजुअल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल आपके घर की जमीन हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जो आपकी लैंड होगी जहाँ पे आप खेती करते हैं, आपका घर हो जाएगा, आपकी कार हो जाएगी, सब क्या हो जाएंगे आपके इंडिविजुअल रिसोर्स के अंदर का पार्ट हो जाएगा। सेकंड आपका क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्स। अब कम्युनिटी रिसोर्स मान लेते हैं कि आपका जो गांव है, गांव के बीच में जो तालाब होगा वो क्या हो जाएगा कम्युनिटी रिसोर्स। जो आपके गाँव के या शहर के बीच में जो पार्क होगा वो क्या हो जाएगा कम्युनिटी रिसोर्स। यानी कि उसमें एक परिवार नहीं कई और परिवार आकर के अपनी नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं, उसे क्या बोलेंगे कम्युनिटी रिसोर्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्कूल हो गया, पार्क हो गया। अच्छा आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो विलेज पॉन्ड होता है, जो गांव का तालाब होता है, वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है या आपका कम्युनिटी रिसोर्स है। ठीक है, खुद का जो स्विमिंग पूल होगा वो क्या हो जाएगा कम्युनिटी रिसोर्स है, सॉरी वो आपका हो जाएगा इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे बात करेंगे नेशनल रिसोर्स क्या हो जाएगा। हमारे इंडिया या किसी भी कंट्री के उसकी बाउंड्री के अंदर में जो भी रिसोर्स मिलेंगे वो सब क्या हो जाएंगे नेशनल रिसोर्स हो जाएगा। और उसी के उल्टा क्या हो जाएगा, जो भी हमारे बाउंड्री के बाहर यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो भी चीजें मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल
अगर बात करूं तो आपका ओजोन लेयर हो गया, ओशियन हो गया, वाटर हो गया, अंटार्कटिका हो जाएगा, ये सब कुछ सब क्या हो जाएंगे आपके इंटरनेशनल रिसोर्स जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि इंटरनेशनल रिसोर्स किस पॉइंट के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो आराम से आपको यहाँ पे नोट बना के लिख लेना है और उसका क्या हो जाएगा 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल से बाहर जो भी रिसोर्स मिलेगा हमारे इंडियन बाउंड्री के बाहर, मान लीजिए किसी भी कंट्री के बाहर 12 नॉटिकल माइल सी की जो बाउंड्री है उसके बाहर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाएगा। ना आइए अब आगे बात करते हैं। जब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें कुछ बताया ना, ये आपके एग्जाम पे नहीं आएगा बट आपको बस समझना है कि यूबिक्विटस रिसोर्स क्या होता है। देखो क्या हो जाएगा कि दीज रिसोर्सेस आर फाउंड एवरीवेयर, कहां पे, हर जगह मिलता है ऑन द अर्थ सरफेस। ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे देखने के लिए मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में हर जगह आपको देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, इसे क्या बोलते हैं यूबिक्विटस, यानी कि हर जगह मिलता है, उसे क्या बोलेंगे यूबिक्विटस। और उसके उल्टा क्या हो जाएगा लोकलाइज्ड, मतलब जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे देखने के लिए मिलता है उसे क्या बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स बोलते हैं। नाउ अब एक और आएगा आपका डेवलपमेंट के बिहाफ में रिसोर्स कितने टाइप होता है, 4 टाइप के होता है। पहला क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल रिसोर्स। अब ये क्या होता है, ऐसे कुछ एरिया होंगे जहां पर पोटेंशियल अच्छा खासा है लेकिन अभी तक उसको हमने प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। जैसे कि अगर हम बताएं गुजरात हो गया और आपका राजस्थान हो गया, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी का अच्छा खासा स्टॉक है लेकिन अभी तक हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल रिसोर्स हो जाएगा। आगे बात करेंगे डेवलप्ड रिसोर्स। अब ये क्या हो जाएगा जिसको हमने अच्छी तरीके से सर्वे कर लिया है, क्वालिटी के बिहाफ में और क्वांटिटी के बिहाफ में उसको हम डेवलप कर चुके हैं, उसे क्या बोलेंगे डेवलप्ड रिसोर्स। फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा कोल है, पेट्रोलियम है। देखिए हमारे इंडिया पे कहां पर कितना कोल है, कितना पेट्रोलियम है, हमें सब कुछ पता है, इसलिए क्या मतलब क्या है कि इसको हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं, ये क्या हो जाएगा आपका डेवलप्ड रिसोर्स हो जाएगा। नाउ आगे बात करेंगे स्टॉक। अब स्टॉक मतलब क्या होता है कि स्टॉक हमारे पास अच्छा खासा है लेकिन अभी तक ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम इसको यूज नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपका जो आपको हो जाएगा क्या हाइड्रोजन हो जाएगा या जो आपका वाटर में, तो इस तरीके से चीजों को समझ लेना है। नाउ आगे बात करेंगे रिजर्व रिसोर्स क्या होता है, ऐसे रिसोर्स जिनको हमने किसी मेन पर्पज के लिए रिजर्व कर दिया है, बचा दिया है ताकि वो चीज को हम आगे कभी यूज कर पाएंगे, उसे क्या बोलेंगे रिजर्व रिसोर्स। फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा हाइड्रो, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है ना, क्योंकि आपको पता होगा लाइट जनरेट करने के लिए हमारे पास और भी सारे ऑप्शन होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होता है या सन आपका सोलर प्लांट होते हैं, वहां से लाइट को हम प्रोड्यूस करते हैं। बट जो हमारे पास वाटर है, वाटर को हम अभी तक बचा के रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर एक जहां पर जितने डैम बने हुए हैं हर एक डैम पर लाइट का जनरेशन हो रहा है, हम कुछ डैम को अभी भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से बाहर रख रहे हैं क्योंकि उस वाटर को बचा के रखा जा सके। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी आपके सारे रिसोर्स हो जाएंगे। अब आइए आगे बात करेंगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत कहां पे आ रही है। अब दिक्कत अगर हम बात करेंगे, प्रॉब्लम आपके सामने ये आ रही है, सबसे बड़ी बात क्या देखा जाएगा क्या है, क्योंकि हमने देखा सारे रिसोर्स को समझ लिया। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो मेन कहानी कहां पे आ रही है कि जितने भी आपके रिसोर्स हैं वो रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। यहां पर समझिए कि जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल, सबके पास नहीं है, कुछ लोगों की जो लालच को फुलफिल कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास सारे रिसोर्स हैं, बाकी रिसोर्स सबके पास नहीं पहुंच पाए, यानी कि रिसोर्स हमारे इंडिया के अंदर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नाउ आगे बात करेंगे, ये लिखा ना एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के पास ही रिसोर्स है और ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की बात है कि जब रिसोर्स किसी पर्टिकुलर आदमी के पास रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सी दिक्कत रहता है, हर गरीब आदमी के पास रिसोर्स नहीं पहुंच पाता, ये सारी बात होती है। नाउ आगे देखें इनडिस्क्रिमिनेटिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स है उसको हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया या आपका क्लाइमेट चेंज हो गया या ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया। अभी आप देख ही रहे होंगे न्यूज में कि कभी पंजाब डूब जा रहा है, कभी आपका महाराष्ट्र डूब जा रहा है, कभी मध्य प्रदेश डूब जा रहा है, तो इस तरीके से बिहार डूब गया, वेस्ट बंगाल डूब गया, अलग अलग चीज़ों में चीज़ें हो रही हैं जो हो सकता है कि हमारी समझ के परे हैं, कुछ अलग नहीं है, क्लाइमेट चेंज का ही एक बैड इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। आगे समझिए यहाँ पे एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम द इसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर हम चाहते हैं कि हर आदमी शांति से रहे, हर आदमी को चीज़ें प्रॉपर मिल पाएं, तो रिसोर्स को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के हाथ में देने से काम नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 5% लोगों के पास रिसोर्स दे दीजिए और 95% बैठ के हाथ फैला के बैठ जाए, इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा। तो रिसोर्स को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इतना कुछ रिसोर्स होने के बावजूद भी प्रॉब्लम कहाँ पे, यहाँ पे आ रही है। अब आइए आगे हम क्या देखते हैं। जब हमने देखा कि प्रॉब्लम बहुत सारी है
तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ समिट की गई थी। अब ये समिट कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1992 1992 में ये समिट की गई थी। क्यों की गई थी? जो हमने पीछे प्रॉब्लम से देखी, उन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने एक समिट करी। समिट कब करी? 1992 में किया। और वो प्लेस कौन सा था? प्लेस था आपका रियो डे जेनेरियो। कहाँ पे है? आपका ब्राजील में है, साउथ अमेरिका का पार्ट है। और वहां पे हुआ कौन कौन सी प्रॉब्लम को हमने टैकल किया? तो पहला प्रॉब्लम था आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, दूसरा क्या था आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसको बचाना है। इसके अलावा जो हमारे समाज के अंदर डिस्पैरिटी है, अमीरी गरीबी के बीच में जो जगह बनी हुई है, उसे भी कहीं ना कहीं कम करना है। इसके लिए इसको लाया गया था। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें हमने क्या क्या काम किया? तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हमने काम किया। और इसके अलावा उस समिट का जो इंडोर्समेंट था वो क्या था? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, इससे यानी कि। और बेसिकली अगर देखा जाए तो समिट ने अडॉप्ट क्या किया? एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था। अब एजेंडा 21 क्या होता है, एक आइए समझते हैं। देखिए बेसिकली क्या है एजेंडा 21, कुछ और नहीं है। 21 का मतलब क्या है कि 21st सेंचुरी चल रही है अभी। 21st सेंचुरी में जो जो काम करने हैं, जैसे जैसे हम आगे डेवलपमेंट करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? एजेंडा 21 बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका एजेंडा 21 हो गया। बात करेंगे मेन एम क्या हो जाएगा? टू अचीव द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा एजेंडा 21 है। इसके अंदर हम इन्वायरमेंट डैमेज को भी कंट्रोल करेंगे, पॉवर्टी को भी खत्म करेंगे, और जो भी डिजीज हैं उनको भी हम खत्म करेंगे। इसके अलावा काम कैसे करना पड़ेगा? तो हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा, एक प्रॉस्पेरस तरीके से, एक मिल करके गवर्नमेंट और जो पब्लिक है, इंडिविजुअल लोग हैं, उनको मिल काम करना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। ठीक है, नाउ अब आइए आगे देखते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या कि जो रिसोर्स प्लानिंग है, जब हमारे इंडिया का अंदर हम देखते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया, बट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, रिसोर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कैसा रिसोर्स होना चाहिए, कैसा हमें डेवलपमेंट करना है, रिसोर्स को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए हमें कुछ तरीके देखने पड़ेंगे, कैसे कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए रिसोर्स को प्लानिंग करने के लिए हमारे इंडिया में 3 पार्ट होते हैं, और ये आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। पहला जो प्लानिंग होगा, पहला ये होता है आपको सबसे पहले क्या काम करोगे? आइडेंटिफाई द रिसोर्स। अब समझिए ये पूरी कहानी कैसे होती है। मान लेते हैं कि आप अपने शहर के में कहीं सोच रहे हैं कि हमें एक शॉप खोलनी है, हमें एक दुकान खोलनी है। दुकान खोलने के लिए सबसे पहले काम क्या करोगे? सबसे पहले काम आप करोगे कि उस शहर के बीच में आप जाओगे, सर्वे करोगे, आइडेंटिफाई करोगे मुझे काम कौन सा करना है, फिर क्या करोगे? सर्वे करोगे। और सर्वे करने के बाद आप देखोगे, सर्वे करने के बाद आपने मैपिंग किया, सर्वे किया, तो पहला काम क्या हुआ कि आपको आइडेंटिफाई द रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स है उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड काम, जब आपने पता कर लिया कि हाँ मुझे काम, फॉर एग्जाम्पल आपको कपड़े वाला काम करना है या आपको कुछ स्टार्टअप करना है, तो आपने देखोगे ना कि शहर में कहाँ कहाँ स्टार्टअप हो चुके हैं, जो काम मैं करने वाला हूँ वो काम ऑलरेडी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकंड काम में क्या करना पड़ेगा? सेकंड काम में देखना पड़ेगा कि मान लेते हैं कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, या आप वाटर का प्लांट डाल रहे हैं, या आप कपड़े की दुकान डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके लिए कितने लोग चाहिए होंगे, इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना स्किल होना चाहिए, कितना टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कितने पैसे खर्च होंगे, इन सब का भी आकलन करना पड़ेगा। यानी कि टेक्नोलॉजी, स्किल और आपका इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा। इसके लिए बोलते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? प्लानिंग स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट, आपकी दुकान चल गई, लोग आने शुरू हो गए, आप पहले क्या करोगे? प्लान कि मेरे शहर में मेरी जो दुकान की जो प्रोडक्ट है, जो आपका आउटपुट है, वो हर जगह पहुंच जाए। इसके बाद प्लान करोगे कि मैं इससे पूरे स्टेट में अपना मेरा जो प्रोडक्ट होगा उसको बेच पाऊँ। फिर आपका अगला प्लान करेगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान को अचीव कर पाए। ठीक है बच्चों, तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान को अचीव करने के लिए भी आप ऐसे काम करोगे जिसकी वजह से जो आपका गोल होगा वो इंडिया की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। एंड दैट वाज द थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो स्टेट इंटरेस्ट और आपका नेशनल इंटरेस्ट को भी फुलफिल करना चाहिए। इस तरीके से आप 3 तरीके होते हैं जिसमें आप जब भी आप रिसोर्स को प्लान करोगे इंडिया के अंदर, उसको कर पाते हो। ठीक है बच्चों, नाउ गांधी जी का एक स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंट भी है। गांधी जी ने ये बोला था, गांधी जी वन सेड देयर इज अ इनफ रिसोर्स फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट फॉर एनीवन ग्रीड। जो रिसोर्स हमारे इंडिया में है या किसी भी जगह पर है, रिसोर्स उन आदमी के लिए सफिशिएंट होते हैं, उनके नीड को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, ना कि उनकी लालच को, क्योंकि लालच कभी खत्म होगी नहीं, लालच हमेशा चलती रहती है। तो इस तरीके से चीजें हुआ करती हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ लैंड रिसोर्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जो लैंड रिसोर्स है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका लैंड रिसोर्स है वो कैसा होता है, आपका नेचुरल रिसोर्स होता है। तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर माउंटेन, सब देखेंगे। यहाँ पे देखिए 43% में क्या हो जाएगा आपका प्लेन है,
27% में क्या है आपके प्लेटू हैं एंड 30% में क्या है आपके माउंटेन है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे रिसोर्स, हमारे जो लैंड है वो अलग अलग टाइप में बटी हुई है। कहीं पर आपका प्लेन है, प्लेन आपका 43% में, अगर वहाँ पे 43% में प्लेन है तो वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर वाला काम कर सकते हो, है ना। 27% में आपका प्लेटू है, 30% में आपके माउंटेन, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिनरल्स मिल सकता है। तो इस तरीके से हर चीज़ें अलग अलग बटी रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको देखना पड़ेगा लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। क्या होती है नेचुरल रिसोर्स, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा करता है कि लैंड कैसा रिसोर्स होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ये आपका नेचुरल रिसोर्स होता है, जिसमें आप अलग अलग काम कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन वाला काम कर सकते हो, बाकी और भी ट्रेड वाला काम भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि रिसोर्स जो हमारे लैंड है उसको हम लोगों ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है। अब कैसे कैसे किया है, जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो आपका लैंड का जो एरिया है डिग्रेड हो रहा है, उसके कम होने के पीछे का 3 कारण है। कौन कौन से पहला कारण है, पहला है आपका ओवर माइनिंग। क्या बोलते हैं, ओवर माइनिंग। जहाँ जहाँ माइनिंग रिच एरिया है, जहाँ पर आपको मेटल है, मिनरल्स मिलते हैं, वहाँ पर माइनिंग एक बहुत बड़े स्तर पर होती है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर ओवर माइनिंग होती है। और ये सवाल आपका यहाँ से बनता भी है कि ओवर माइनिंग स्टेट कौन कौन से हैं। सेकंड पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका वाटर, यानी कि ओवर इरिगेशन। अब ऐसे स्टेट जहां पर ओवर इरिगेशन से भी लैंड की क्वालिटी डाउनग्रेड हो रही है, उसमें स्टेट का नाम कौन कौन से आपको हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सब हो जाएंगे। तो यहां से भी सवाल बन जाता है कि ओवर इरिगेशन वाला पार्ट इंडिया पे कौन कौन सा है। फिर आगे हो जाएगा ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि लोगों के पास जितने चारे जो चारे के प्लेस होते हैं, जानवर ज़्यादा हैं, सारे चारे खत्म हो चुके हैं, वहाँ पे प्लांट्स ही नहीं है, पूरा बंजर हो चुका है। फॉर एग्जांपल हमारा जो आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये जो सारे पार्ट हैं यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका ओवर ग्रेजिंग के शिकार हैं। तो ऐसे तरीके से अगर देखा जाए तो 3 आपके स्टेट हैं, 3 मतलब आपके पॉइंट हैं जहां पर आपको चीज़ों को याद रखना है, और ये आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। नाउ अब हमने देख लिया सारे पॉइंट्स जो हैं, ओवर ग्रेजिंग भी हो रहा है, ओवर माइनिंग भी हो रहा है, और आपका ओवर इरिगेशन भी हो रहा है। इसको ठीक करने के मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या है, तो पहला कॉन्सेप्ट है आपका अफॉरेस्टेशन। आपको जंगल लगाने हैं, जंगल काटने नहीं है भाई, जंगल काटने नहीं ना, तो आपको माइनिंग करना है, जंगल लगाने हैं। दूसरा आपको ग्रेजिंग लैंड को मैनेजमेंट करना है। तीसरा आपका माइनिंग वाला काम को रेगुलेट करना है, कंट्रोल अगर बंद नहीं हो पाएगा बट आपको रेगुलेट करना है। ओवर माइनिंग नहीं होनी चाहिए, वही गलत होता है। किसी भी चीज़ की बच्चों अति जो होती है वो गलत होती है, अति ना हो, इसके अलावा कुछ भी करते रहो, सब कुछ सही रहता है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकल्स हो गया, इनको आपको काम करना है ताकि जो लैंड है, जो क्वालिटी डाउन हो रही है, जो लैंड कट रही है, उसको उसकी कटाई कम हो सके। प्लांटेशन शेल्टर बेल्ट बनाने हैं ताकि मिट्टी की कटाई ना हो सके। इस तरीके सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, उसका मेजर्स है, ये क्या है बच्चों आपका मेजर्स है। नाउ अब आगे बात करेंगे लैंड को यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके सीबीएसई में दिया भी है, आपके एनसीईआरटी का ही वाला पार्ट है। अब ये रिक्वायरमेंट क्या है, पहला पॉइंट है कि हमारे इंडिया पे जो जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को बचाना जरूरी है। जब तक आप फॉरेस्ट को नहीं बचाएंगे तब तक काम आपका नहीं चल पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे उन फॉरेस्ट को बचाओ, उनको आपका एग्रीकल्चर पार्ट में कन्वर्ट करो जो आपके फॉरेस्ट आप यूज लायक नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसा एरिया जो आपका कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, उसे क्या क्या बोलते हैं, उसको पहले बोलते हैं बैरन लैंड। बैरन लैंड ऐसा होता है जो पूरा बंजर जमीन होती है, जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। और सेकंड पॉइंट अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, रोड, बिल्डिंग्स, ये सब चीजें हो जाएंगी। नाउ आगे बात करेंगे अब इसके अलावा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सेप्टिंग फैलो लैंड। अब ये फैलो पार्ट क्या होता है, फैलो पार्ट क्या होता है समझो, लिखा हुआ है कि परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ऐसे एरिया जो परमानेंट पास्चर के अंदर आते हैं, यानी कि वहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता है, उसको बोलते हैं परमानेंट पास्चर। हाँ, आगे हो जाएगा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोविंग द नॉन इंक्लूडिंग नेट सोन एरिया, ये आगे बताऊंगा क्या होता है। और आपका हो जाएगा आपका लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को आपको लेके चलना। नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, दो आता है, एक आपका होता है फैलो लैंड, दूसरा क्या होता है आपका नेट सोन एरिया। इनको समझते हैं ये क्या होता है। देखो करंट फैलो क्या होता है, करंट फैलो बच्चों वो होता है कि अगर आपने खेती करा और खेती करने के बाद आपने 1 साल के लिए एग्रीकल्चर वाला काम रोक दिया, रोकने के बाद आपने 1 साल उसको जमीन में कुछ भी काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, ताकि उस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो दोबारा से रिगेन कर पाए, उसे क्या बोलते हैं आपका, उसे बोलते हैं करंट फैलो। यानी कि अगर आप 1 साल से कम टाइम के लिए आपने उसमें एग्रीकल्चर वाला काम आपने रोक दिया, उसे क्या बोलते हैं करंट फैलो। और अगर बात करेंगे अदर देन करंट फैलो, दैट मीन्स अगर आपने 1 साल से लेकर के 5 साल तक, 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में आपने खेती करना बंद कर दिया, उसे क्या बोलते हैं आपका अदर देन करंट फैलो का पार्ट हो जाता है। अब समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक आता है आपका नेट सोन एरिया, दूसरा क्या आता है आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब ये दोनों देखो बेसिकली क्या होता है, समझो कि मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक लैंड है, एक आपके पास लैंड है, मैं यहाँ पे 2 बनाता हूँ, एक ये और आपका एक,
ये बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेट सोन एरिया, और यहाँ पे क्या लिखा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, अब समझिए कि मान लेते हैं कि ये जो आपकी लैंड है, ये जो आपकी खेती है, ये कितने की है, 20 हेक्टेयर की है, 20 हेक्टेयर की। ये कितने की है आपकी, 20 हेक्टेयर की है। अब समझिए बात को, अगर मान लेता हूं कि मैंने 20 हेक्टेयर में से 17 हेक्टेयर पार्ट पे, कितना, 17 हेक्टेयर पार्ट में मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला काम किया, और यहाँ भी मैंने 17 हेक्टेयर पार्ट में खेती करी है। तो अब आप मुझे बताइए कि नेट सोन एरिया कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 17 वाले पार्ट में हुई है, 3 पार्ट पे तो कुछ हमने किया नहीं है, तो बेसिकली इसका जो नेट सोन एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। और ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हो जाएगा, ये भी बच्चों 17 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे समझिए, आगे हम देखते हैं कि मान लेते हैं, अगेन मैं इसको लेता हूं, और मैंने रबी के टाइम पे, आपको पता होगा जब हम खेती करते हैं तो रबी, खरीफ और जायद 3 फसलें होती हैं। तो रबी के टाइम पे हमने क्या किया, हमने 15 पार्ट में खेती कर दी, खरीफ में हमने 5 पार्ट में खेती कर दी, और जब जायद का टाइम आया, जायद में हमने 5 पार्ट में खेती कर दी। अब आप मुझे बताइए कि नेट सोन एरिया कितना हो जाएगा। नेट मतलब क्या होता है कि वो मैक्सिमम एरिया जो आपकी खेती में कवर हुआ है, तो कितना हो जाएगा आपका, 15 पार्ट हो जाएगा। जब 15 पार्ट हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा आपका, नेट सोन एरिया कितना हो जाएगा आपका, 15। वो मैक्सिमम एरिया, बस ये समझना कि वो मैक्सिमम एरिया जो किसी भी तरीके से एक साल में खेती में ऑक्युपाइड रहा है, उसे क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया बोलेंगे। अब आ जाओ ग्रॉस। ग्रॉस मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं टोटल। क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल। अब वो टोटल कितना एरिया जो खेती में कवर रहा है, यहाँ बात करेंगे तो 15 ये, 5 ये, 5 ये, तो कितना हो जाएगा आपका 15 + 5 यानी कि आपका 25। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक साल में जितने भी खेती हुई हैं उन सबको जोड़ दो, उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलेंगे। या ऐसे समझ लो कि अगर मैं बोलूं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इक्वल्स टू नेट सोन एरिया प्लस, क्योंकि आपने देखा ना नेट सोन एरिया प्लस मोर देन 1 एग्रीकल्चर जो क्रॉप होगी, तो इसमें लिख दो कि मोर देन 1 एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप। तो इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला भी बन जाता है, आपको समझ लेना है। ठीक है, नाउ अब आ जाओ आगे। अब समझते हैं कि सॉइल एज अ रिसोर्स। अब ये सॉइल अपने आप में एक रिसोर्स कैसे है, इसको समझ लेते हैं। जब बात करेंगे, देखिए सबसे पहली बात देखते हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग जमीन जो सॉइल पाई जाती हैं, अलग देखते हैं होते हैं, और हम उनको आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, जितने भी जो आपका सॉइल होता है वो कैसा होता है, आपका नेचुरल रिसोर्स होता है, पहली बात। दूसरी बात अगर बात करेंगे तो मीडियम प्लांट ग्रोथ सपोर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ में जो अलग अलग जो छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको बचाने वाला काम करता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सॉइल को बनने के पीछे कई साल लगते हैं, 1-2 साल में काम नहीं होता, कई साल लगते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो सॉइल को समझने के लिए हमें अलग चीज़ों को देखना पड़ेगा। पेरेंटल लॉग के बिहाफ में भी सॉइल डिफरेंट होती हैं, है ना, क्लाइमेट के बिहाफ में, वेजिटेशन के बिहाफ में, ग्लेशियर के बिहाफ में, विंड के बिहाफ में, इस तरीके से अलग टाइप में सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लेते हैं कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे सॉइल अलग टाइप की पाई जाएगी, कहीं सूखा है तो वहाँ पे सॉइल अलग टाइप की पाई जाएगी। इस तरीके से सॉइल हुआ करती है। नाउ आइए आगे बात करते हैं। सॉइल को समझने के लिए और भी चीज़ें जरूरी होती हैं। कलर के बिहाफ पे हम सॉइल को समझते हैं, उसकी थिकनेस के बिहाफ में सॉइल को समझते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ में सॉइल को समझते हैं, और उसका जो टेक्सचर है, एज, कितनी पुरानी जमीन है, उसके बिहाफ में भी सॉइल को हम समझते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए सॉइल को हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला क्या है आपका एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, और आपका एरिड सॉइल, लास्ट में आपका हो जाएगा फॉरेस्ट सॉइल। अब इन सभी सॉइल को हम 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। ऑलरेडी मैंने मैपिंग पार्ट वाला करा रखा है आपके जो YouTube पे, यानी कि आपके चैनल पे, जो हमारा ये चैनल है 95% 9th एंड 10th, इसमें आप देख लीजिएगा फॉरेस्ट मैपिंग पार्ट वाली जो वीडियो पड़ी हुई है। सभी सॉइलों के जो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनको हमने कवर कर रखा है। अब आइए समझते हैं सभी सॉइलों को एक बार 1 बाय 1 के समझ लेते हैं। एलुवियल सॉइल क्या होती है। अब समझिए ये जितने भी आपके सॉइल हैं इन सब में ज़्यादा आपको याद नहीं करना, बस आपको एटलीस्ट 3 या 4 प्रॉपर्टी ही आपको याद रखनी है और यहाँ से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो 3 या 4 प्रॉपर्टी अगर आप याद कर लेंगे हर एक सॉइल की तो वहाँ से आपका काम चल जाएगा। आइए समझ लेते हैं सॉइल ये क्या होती है। देखो पहली बात जो आपकी एलुवियल सॉइल होती है वो कैसी सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। दूसरी बात अगर बात करेंगे, इसको बनने के लिए रिवर से बनाई जाती है। जब रिवर अपने साथ गाद है या मिट्टी है या सिल्ट है, क्ले लेके आएगी तो उससे इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलती है, ये आपका नदर्न प्लेन में, यानी कि हमारा जो ये पूरा यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर कोस्टल प्लेन में, यानी कि आपका ये आपका जो
ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पाई जाएगी। डेल्टाइक रीजन में जहाँ जहाँ डेल्टा बनते हैं यानी कि आपका ये यहाँ पर और आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस सॉइल का एरिया होता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी क्रॉप पाई जाती है, तो इसमें आपका राइस है, व्हीट है, कॉटन है और आपका ऑयल सीड पाई जाती है। अच्छा जरा कमेंट करिए, आप मुझे बताइए कि एलुवियल सॉइल हमारे इंडिया के कितने % पार्ट में पाई जाती है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जरा मैं चेक करता हूँ कितने बच्चों को इसके बारे में आंसर पता है। ये पहली बात आपका पोटास और लाइम में रिच होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, इस तरीके से इस सॉइल को समझा जाता है। सॉइल के बेसिकली अगर देखा जाए सॉइल, ये एलुवियल जो सॉइल होती है वो दो तरह की होती है, एक आपकी होती है खादर, दूसरी क्या होती है आपकी बांगर। खादर मतलब क्या हो जाएगा, खाद, खाद मतलब हो जाएगा फर्टाइल। तो जो खादर होती है वो आपको उसको क्या बोलते हैं, मोर फर्टाइल होती है, और उसका एक और नाम क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल होता है। बांगर मतलब क्या होता है, भंगार, ऐसे याद कर लो, बांगर मतलब भंगार। भंगार मतलब क्या, अब किसी एक बच्चे ने मुझे बताया था कि बांगर हम मतलब भंगार कर सकते हैं, तो बांगर मतलब भंगार, भंगार मतलब हो जाएगा पुराना, पुराना यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से खादर और बांगर की कंसेप्ट है। आगे अगर हम बात करेंगे, अब समझिए एलुवियल सॉइल कैसे कैसे बनती है, कहाँ कहाँ हमारे में किस किस एरिया में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करेंगे कि ये आपका हो गया हिमालय, ये क्या हो गया बच्चों, हिमालय। हिमालय से जब रिवर नीचे आती है, आते ही यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े चट्टानें पड़ी रहती हैं। अब यहाँ पर क्या करेगा, पानी आएगा, पानी आकर के अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद फिर जहाँ से ये आपका ये भाबर, इसी का बोलते हैं भाबर प्लेन बोलते हैं। जैसे भाबर प्लेन खत्म होगा तो वहाँ से जो रिवर है दोबारा से इमर्ज होती हैं, दोबारा से आपकी इमर्ज होती हैं। जहाँ से रिवर इमर्ज होंगी उसे क्या बोलेंगे, तराई रीजन बोलते हैं। कैसा एरिया होता है, मार्सी एरिया होता है, दलदली भूमि होती है, ये आपकी कंकड़ पत्थर वाली भूमि होती है, ये आपकी मार्सी एरिया होता है। हिमालय के जस्ट की बात की कहानी है। फिर जहां पे मान लीजिए आपकी रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के जो पास का एरिया होगा, रिवर के जो पास का एरिया होगा उसे क्या बोलते हैं, खादर, यानी कि वो रिवर के फ्लड के साथ लाई गई मिट्टी है और ये ज्यादा फर्टाइल होती है। और जो रिवर से दूर का एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे, बांगर, यानी कि भंगार, यानी कि पुराना ओल्ड एलुवियल सॉइल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस एलुवियल सॉइल को हम अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ अब आगे बात करेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होती है, बेसिकली काली कलर की सॉइल होती है। ये कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देखिए कलर देखिए कैसी सॉइल है, ये देखिए पूरी काली काली रंग की है, ब्लैक कलर की होती है। इसी को कॉटन सॉइल बोलते हैं, लावा सॉइल बोलते हैं, रेगुड सॉइल बोलते हैं। कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉटन की खेती करने के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए ये लावा के फॉर्मेशन से निकलती है, और बेसिकली अगर देखा जाए कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र है, MP है, छत्तीसगढ़ है ना, गोदावरी कृष्णा का भी जो आपका ये बेल्ट है वहाँ भी देखने के लिए पाई जाती है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट अच्छा खासा रहता है। इसमें आपका कैल्शियम है, पोटास है, लाइम है, कार्बोनेट, ये सब इसमें अच्छे खासे पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए, इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट की कमी होती है। ठीक है, जब सूख जाती है तो इसमें क्रैक पड़ जाती है। यहाँ पे देखिए जब ये सूख जाएगी तो पूरे क्रैक पड़ जाएंगे, देखने में लगेगा कि ये इसकी खुद की जुताई कर दी गई है, इसलिए इसको सेल्फ प्लोइंग सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ स्टिकी व्हेन वेट, और जब ये गीली होती है तो स्टिकी, चिपकने लगती है। यहाँ पे देखिए कितना चिपके लग रहा है ना कि बहुत चिपकने वाली है। इस तरीके से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। वैसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ आगे आ जाओ, रेड और येलो सॉइल। बेसिकली अगर देखा जाए रेड और येलो सॉइल क्या होती है, लाल रंग की सॉइल होती है, और इसमें पोरस कोर्स बने होते हैं। कौन कौन से पार्ट में हमारे इंडिया की पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में पाई जाएगी। इसके अलावा ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक और आपका इग्नियस रॉक के डिनोडेशन से आपकी बनती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइस के लिए, पल्स के लिए, शुगर केन के लिए भी ठीक ठाक मानी जाती है। बहुत ज़्यादा रिच नहीं होती, रिच इन आयरन, इसमें आयरन अच्छा खासा पाया जाता है। और इसके लाल रंग का जो मेन कारण है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड ही है। अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो रेड कलर में बन जाएगी, और अगर मात्रा कम है तो येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की कमी होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, तो ये लेस फर्टाइल सॉइल होती है, ध्यान देना। ठीक है, नाउ अब आ जाओ आगे, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या होती है कि बेसिकली यहाँ पे देखना एक वर्ड लिखा हुआ है, लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग मतलब क्या होता है कि जब कभी किसी प्लेस में जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है तो वहाँ पर पानी जब गिरता है जमीन में, तो गिरने के साथ जो अपर लेयर होगी वो कट के बह जाती है, और जब अगर जो अपर लेयर कट के बह जाएगी तो नीचे की अनफर्टाइल सॉइल, जो कंकड़ पत्थर वाली सॉइल है, वो जो अनउपजाऊ सॉइल होगी वो बाहर निकल आती है, जिसके क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। और लीचिंग प्रोसेस से ही क्या बनेगी, लेटराइट सॉइल बनती है। समझना, लीचिंग, L फॉर लीचिंग एंड L फॉर लेटराइट। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे। बेसिकली ये आपकी एसिडिक होती है, और हैवी देखो यहाँ पे लिखा भी है, लीचिंग बाई हैवी रेनफॉल। कहाँ कहाँ मिलती है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, हमारे इंडिया के वेस्टर्न घाट में, और आपका मेघालय, शिलोंग, चेरापूंजी वाले प्लेस में भी हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे पाई जाती है। कॉफी के लिए, रबर के लिए, कैस्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ सवाल बन भी चुका है कि कॉफी में कौन सी सॉइल का यूज होता है।
ठीक है, इसमें भी आयरन की अधिकता पाई जाती है और ये लाइम और पोटास के इसमें अच्छी नहीं पाई जाती। तो इस तरीके से ये आपके क्या है, लेटराइट सॉइल है। नाउ आगे आ जाओ आपका एरिड सॉइल, मतलब सूखी हुई जमीन। अब वो ऐसा एरिया जैसे हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे देखेंगे जो आपका राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ये एरिड सॉइल पाई जाती है। इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता, बहुत ये वीरान या बंजर टाइप की जमीन होती है। अगर देखा जाए वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जब रॉक टूटते फूटते हैं उनसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसमें नमक अच्छा खासा पाया जाता है। हाँ, मजे की बात ये, कभी आपके घर में नमक कम पड़ जाए तो जाइएगा और इस जमीन को, इस मिट्टी को चाट लीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा। ऐसा कुछ करना वरना मत, ठीक है ना। आगे बात करेंगे डिफिशियंसी ऑफ ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस की कमी होती है। जब ह्यूमस नहीं रहेगा तो इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा, जब मॉइस्चर नहीं रहेगा तो इसकी फर्टिलिटी बहुत कम रहती है, ठीक है। मेलोन एंड बाजरा, बाजरा वगैरह के लिए जितने भी आपके ये आपके बाजरा हो गया और बारले हो गए, इन सब के लिए अच्छी खासा मानी जाती है। राजस्थान हो गया, पंजाब, गुजरात, इन सब प्लेस में। अब पंजाब में, राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है, पंजाब में बहुत कम है, गुजरात में हल्के पार्ट में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये कौन सी सॉइल हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी एरिड सॉइल हो जाएगी। ओके, नाउ अब आ जाए लास्ट सॉइल में जिसका नाम है क्या, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या है, कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे फॉरेस्ट अच्छे खासे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हिमालयन बेल्ट है वहाँ पे मिल जाएगा। सम पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, वहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फॉरेस्ट इन रेन फॉरेस्ट एंड हिली एरिया में पाई जाती है। एसिडिक इन नेचर होती है और डिफिशियंसी इन ह्यूमस पाई जाती है। बेसिकली कौन कौन सी एरिया में है, तो जो आपका ये वाला पूरा एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपकी फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। नाउ समझ में आ गया। ये सभी जो 6 सॉइल हैं इनको आपको समझना है, बट मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसमें आपको 3 या 4 प्रॉपर्टी बस याद रखना है। सभी प्रॉपर्टी याद करने की, डिटेल्स जानने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, मैपिंग पार्ट के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर होगा तो मैं आपको पिन में इसको पिन करवा दूंगा, तो आप आराम से आई बटन जाकर के चेक कर लीजिएगा, वहां से मैपिंग पार्ट भी रिवाइज कर लेंगे तो इसका कंप्लीट सॉइल का आपका पैकेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अब आइए आगे बात करेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अगर सॉइल कट रही है तो सॉइल को बचाना भी जरूरी होगा। अब ये चीज कैसी होती है समझिए। बेसिकली सॉइल जो आपका इरोजन होता है वो 4 टाइप से होता है। पहला आपका होता है कि फ्लैश इरोजन, दूसरा स्प्लैश इरोजन, दूसरा आपका हो जाएगा आपका सीट इरोजन, चौथा आपका हो जाएगा रिल, और आपके बाद हो जाएगा आपका गली इरोजन। समझिए, स्प्लैश मतलब क्या हो जाएगा, स्प्लैश मतलब क्या हो जाएगा, फ्लैश। स्प्लैश मतलब क्या हो जाएगा, फ्लैश। अब फ्लैश आपने देखा ना, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में जब फ्लैश करेंगे तो खचक से फोटो खींचेगी, इसके बाद गायब हो जाएगी। तो ऐसे ही जब पानी का एक बूंद जमीन में गिरता है, खचक से गिरता है और उससे एक जो मिट्टी कट के हट जाती है, उसे क्या बोलते हैं, स्प्लैश इरोजन। समझ में आ रही बात। यहाँ पे देखिए, जब ये बूंद आके यहाँ पे गिरा, ऐसे जो आपके गड्ढा बन गया, इस गड्ढे से जो मिट्टी कट के हट गई उसे क्या बोलते हैं, स्प्लैश इरोजन। यानी कि रेनफॉल के जो ड्रॉप होते हैं उससे जो भी मिट्टी का कटाव होता है उसे क्या बोलते हैं, स्प्लैश इरोजन। सीट का मतलब क्या होता है, जब पानी बरसता रहता है और उससे इस टाइप की सीट कट जाती है। आप देख रहे हैं पूरी की पूरी सीट कट चुकी है, पानी के बहाव से इस तरीके से मिट्टी का कटाव हो चुका है, उसे क्या बोलते हैं, सीट इरोजन। यानी कि पूरा पूरा सीट ही, मिट्टी की जो सीट होती है वो कट के आगे बह जाए। थर्ड समझिए, थर्ड क्या हो जाएगा, रिल इरोजन। अब वही सीट बढ़ते बढ़ते जब पानी ज्यादा होगा तो इस तरीके से लाइनें बन जाएंगी, नालियां बन जाएंगी और पानी आपका यहाँ से बह के निकल जाएगा। तो इस तरीके से मिट्टी का कटाव होगा, उसे क्या बोलते हैं, रिल इरोजन बोलते हैं। और जब यही रिल एक बहुत बड़े फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या बोलते हैं, गली इरोजन। अब गली इरोजन समझिए, ये आपका क्या है, गली इरोजन है। ये सब नदी ने किया है, पानी के बहाव ने किया है। अब समझिए इतने गहरे गहरे हैं कि यहाँ पे देखिए इंसान पूरे के पूरे खड़े हैं और ये दिख भी नहीं रहे, बाहर से दिखेंगे भी नहीं, बट ये ट्रक आके समझ जाते हैं। अच्छा, आप जरा मुझे कमेंट करिए, हमारे इंडिया में एक रिवर है, अब वो रिवर अपने वेटलैंड्स के लिए फेमस है, उस रिवर का नाम क्या है, जरा कमेंट करिए, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ठीक है, तो यहां से आगे कभी अब पूछेगा कि गली इरोजन करने के लिए कौन सी रिवर ज्यादा जिम्मेदार है हमारे इंडिया के अंदर, तो उस रिवर का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो उस आपको रिवर का नाम बताना है। एक बार कमेंट आप करिएगा, इसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कमेंट में ये जैसा भी होगा आपको इसका आंसर दे दूंगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ अब आज आगे बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन मेथड। जब आपने देखा कि सॉइल आपकी कटती है, सॉइल को बचाना भी जरूरी है। सॉइल को बचाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मेजर्स होते हैं। पहला क्या है आपका, काउंटर फ्लोइंग। काउंटर फ्लोइंग क्या होता है कि जब आपके सॉइल, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद पानी आपका यहाँ से बह के नीचे आएगा। हमने क्या कर दिया, काउंटर फ्लोइंग कर दिया। उससे क्या हुआ, हमने इस टाइप से कुछ बना दिया। अब ऐसा अगर हमने बना दिया तो इससे क्या होगा कि जो पानी का बहाव था, जो सीधे आने वाला था, उसके बहाव को हमने डी एक्सलेट कर दिया। इससे कि पानी का जो बहाव है उसकी स्पीड हमने कम कर दी और इस तरीके से मिट्टी का कटाव भी कम हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में इसका काम किया जाता है वाटर के स्लोप को कम करने के लिए। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, आपने क्या किया कि आपने इस टाइप से टेरेस बना दी, ऐसे बना दिया। अब पानी आएगा, पानी आने के बाद डायरेक्टली आपका पानी यहाँ से सीधा नहीं आएगा,
पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिल करेगा, फिर ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ फिल करेगा, फिर ओवरफ्लो के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिल करेगा। इस वाले में हमने सीधा लाइनें बनाई हैं, यहाँ पे हम खेती भी कर रहे हैं, तो पानी, इसका पानी ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ के भरेगा, इसके बाद पानी यहाँ से नीचे आएगा। तो इस तरीके से हम खेती भी करते हैं, यानी कि वाटर को हम मैनेज भी कर लेंगे और सॉइल का इरोजन वो भी हम कम कर पाते हैं। ठीक है, नाउ आ जाएगा स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है कि एक पूरा खेत ना होने के अलावा हम क्या करेंगे, एक खेत में 4-5 तरह की क्रॉप डाल सकते हैं, 2 या 3 टाइप की क्रॉप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कभी एक सॉइल या ये वाली अगर आपकी क्रॉप खराब हो जाएगी तो इसको कंपनसेट कौन कर लेगी, दूसरी क्रॉप कंपनसेट कर लेगी और मिट्टी का कटाव भी कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड बात करेंगे प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है बच्चों कि ऐसे समझ लेती, जो बच्चे आपके वेस्टर्न यूपी में कभी गए होंगे, देखा होगा आप लोगों ने कि वहां पे क्या होता है कि वहां पर बीच में खेत रहेगा, खेत के चारों तरफ क्या रहेगा, आपका पेड़ रहते हैं। अब उस पेड़ से एक फायदा क्या रहेगा कि जो आपकी जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं से जो फसल है वो खराब हो जाती है, तो उस फसल को बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्रॉप है, यहाँ पे देखिए बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, तो इस तरीके से इस जो क्रॉप है उस क्रॉप में जो खतरा है वो कम हो जाएगा और इस तरीके से विंड से जो तेज हवाएं चलती हैं उससे फसलें खराब नहीं होंगी और ये क्या हो जाएगा, शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस तरीके से हमने इस कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और इसके बाद जो भी आपको डाउट हो, जो कॉन्सेप्ट आपको समझने में अभी दिक्कत आ रही हो, डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, रिवीजन करिए, रिवीजन नोट्स बनाइए और जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो डेफिनेटली कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।